Today we are going to start the general discussion about the Ghatna Chakra, economy and social development section. So here are the some chapters that we are going to discuss. पहला क्वेश्चन है, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय, यानी किस साल तक भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है उसको अचीव करना चाहता है। ये PCS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी, यानी सन 2024। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 में ये डिक्लेयर किया था कि बाय 2024 इंडिया विल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, रिपीटेड है। इसमें एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मिसिंग है, ये यहाँ पर आपका इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऑप्शन क्या क्या है? वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी जहाँ पर खेती और उद्योग को बराबर महत्व दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी, यानी जहाँ पर सरकारी और निजी क्षेत्र साथ एग्जिस्ट करते हैं, साथ में काम करते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? वेयर प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टेड बाय हैवी डोज ऑफ स्वदेशी नेशनल इकोनॉमी, मतलब जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्वदेशी से इम्पैक्टेड होता है। ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है? वेयर द सेंटर एंड स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और प्लानिंग में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें है ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें कुछ एरियाज रिजर्व होते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए और कुछ एरियाज में रिजर्व होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और बाकी एरियाज़ में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं। जैसे अपने यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो प्राइवेट के लिए रिजर्व है, प्राइवेट के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है। सिमिलरली जो हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं वो मेनली डोमिनेट की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर से, जैसे गोदरेज है, ब्रिटानिया है, ये FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिन्हें हम कहते हैं, वो डोमिनेट करता है प्राइवेट सेक्टर। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर एक दूसरे को compete करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रिफाइनरी, आपको इंडियन ऑयल की भी रिफाइनरी मिलेगी, आपको रिलायंस पेट्रोलियम की भी रिफाइनरी मिलेगी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के compete कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। एक हम तीन इकोनॉमिक मॉडल होते हैं जिसमें एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा होता है। दूसरा होता है जिसे हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, जिसमें सब कुछ जो होता है वो सरकार के अधीन होता है और गवर्नमेंट ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है इकोनॉमी में। और एक तीसरा जो मॉडल होता है वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर कुछ सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हैं, कुछ सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व है, और कुछ सेक्टर्स में दोनों एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी वही बताया गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी वेरी इसलिए डिफाइंड एज इकोनॉमिक सिस्टम ब्लेंडिंग सिस्टम ऑफ मार्केट इकोनॉमी, जैसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, विद एलिमेंट ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। यानी प्लान्ड इकोनॉमी एक जो मेन फीचर होता है वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो तो पाया नहीं जाता है, वो पाया जाता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म में या कम्युनिस्ट जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें
प्लानिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं कैपिटलिज्म विद सोशलिज्म, फ्री मार्केट विद स्टेट इंटरवेंशन। फ्री मार्केट मतलब फ्री मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट अपने हिसाब से काम करता रहता है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि मार्केट फ्रीली काम तो करता है, बट उसमें कहीं ना कहीं पर स्टेट का इंटरवेंशन होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मीन्स। देखिए वही है, मिक्स्ड इकोनॉमी भारत में मुख्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये हम जानते हैं ये गलत है। फॉरेन कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी गलत है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये सही है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, नन ऑफ द अबव इसमें नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसा ही है, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, यहाँ पर आप समझते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, भारत की अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर वही जो हमने सब कुछ डिस्कस किया वही उसको लिखा गया है कि इंडिया एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। जैसे हम पीपीपी मॉडल होता है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और एक दूसरे से compete भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम देख ले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर से वही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव, यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर क्या है, इट विल बी ट्रूली टू क्लासीफाई इंडिया एज अ फूड डेफिसिट इकोनॉमी, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर खाद्य पदार्थों की कमी हो। अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो लेबर है उसकी बहुतायत हो। थर्ड कौन सा हमारा, अ ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, यानी जिसमें जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो पॉजिटिव चल रहा हो, यानी हम इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हों। और चौथा कौन सा, ए कैपिटलिस्ट सरप्लस इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट सरप्लस इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जिस इकोनॉमी में जितनी कैपिटल की ज़रूरत है, कैपिटल इन द सेंस कि जितना हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए अपनी इकोनॉमी में, उससे ज़्यादा कैपिटल मौजूद है। तो इंडिया कैसी है, इंडिया एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। देखिए इंडिया में ऐसा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ वर्क फोर्स ज़्यादा है, और वर्क फोर्स ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ लेबर जो है वो बहुतायत में है। आप यूपी देखिए, बिहार देखिए, नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो लेबर सरप्लस स्टेट्स माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग काम करना चाहते हैं, रोज़गार के अवसर उससे हमेशा कम रहते हैं उन लोगों से, तो यानी लेबर अब हमारे पास हमेशा सरप्लस रहता है। ओके, अब जैसे यहाँ पर देखिए, इंडिया इज क्लासिफाइड एज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन एंड विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वर्कर्स, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ जो लेबर सप्लाई है वो हद से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, देखिए, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव ए लेबर सरप्लस ऑफ अराउंड 245.3 मिलियन वर्कर्स बाय 2033, owing mainly to its vast supply of working age citizens and गवर्नमेंट प्रोग्राम टू बूस्ट वर्कर स्किल, ठीक है। यानी 2030 तक भारत में 245.3 मिलियन वर्कर्स स्किल्ड होंगे, जो कि अवेलेबल होंगे फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जनरली कैटेगराइज्ड एज, एक जो कह सकते हैं अल्प डेवलप अर्थव्यवस्था होती है, लेस डेवलप जिसे हम कह सकते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, लो पर कैपिटा इनकम होती है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लो डिपेंडेंसी रेशियो होता है,
लो वर्क फोर्स लार्जरी इन टर्शरी सेक्टर, यानी पहला क्या है, लो पर कैपिटा इनकम, मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो पूंजी का निर्माण है वो कम होता है। लो डिपेंडेंसी रेशियो, देखिए डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो ये होता है कि मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं या 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, ठीक है, जिनमें से मान के चलिए कि एक माता पिता हैं, दोनों काम का करते हैं, फिर 2 बच्चे हैं और 2 पिता के वृद्ध पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। जो पिता है, पुरुष है, उसके माता पिता जो हैं, मतलब उसके जो बच्चों के ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर हैं वो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, तो वो काम नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो वर्किंग हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 लोग जो हैं वो पूरी फैमिली को रन कर रहे हैं, यानी 4 पीपल आर डिपेंडेंट ऑन 2 पीपल। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। जो एक डेवलप्ड इकनॉमी होती है उसमें डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है। वो क्यों कम होता है, उसके 2 कारण होते हैं। पहली तो क्योंकि आबादी कम होती है किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में। जो आप किसी भी विकसित डेवलप इकनॉमी को देखेंगे तो उसकी इकनॉमी में जो वर्किंग एज के लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं और पॉपुलेशन उतनी होती नहीं है, जो इसकी वजह से डिपेंडेंसी रेशियो उनका कम होता है। चौथा क्या है, वर्क फोर्स लार्जर इन टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, देखिए हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर होता है जो एग्रीकल्चर और जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। सेकेंडरी आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। तीसरा आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर भी जिसे हम कहते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टीचिंग है, मेडिकल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी है, ये सारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं। जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वो टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। टर्सरी सेक्टर में जो एक बड़ा फैक्टर होता है इकनॉमी में वो होता है डेवलप्ड इकनॉमीज़ में। अंडर डेवलप्ड इकनॉमीज़ में कभी भी टर्सरी सेक्टर ज़्यादा नहीं होता है बड़ा। इसकी वजह से क्योंकि सेक्टर बड़ा नहीं होता है तो वर्कफोर्स भी उसमें जो एम्प्लॉयड होती है वो भी कम होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये भी दोनों जो हैं वो किसी भी तरीके से एक अंडर डेवलप्ड इकनॉमी के फीचर नहीं हो सकते हैं। तो कौन से फीचर होंगे, पहला और दूसरा, यानी जो ऑप्शन है हमारा ए, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे फीचर हैं किसके, एक अंडर डेवलप्ड इकनॉमी के, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा हुआ है, एन अंडर डेवलप्ड इकनॉमी जनरली कैटेगराइज बाय लो पर कैपिटा इनकम, यानी कम प्रति व्यक्ति आय, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन बैकवर्ड एग्रीकल्चर, यानी प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा बड़ा होता है। आप इंडिया में भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो 16 से 17% है, लेकिन ये आज भी 45% के अबव टोटल वर्कफोर्स को सस्टेन करता है। तो ये किसका फीचर हुआ, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का फीचर हुआ। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप समझते हैं क्या होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की, आप ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट होने की वजह से आप यूपीएसआई में जा सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, लेकिन आपने फॉर्म किसका भरा, आप सेलेक्ट किसके हुए, आप मान लीजिए किसी और क्लर्क पे सेलेक्ट हो गए जहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है या 10th है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। क्यों, क्योंकि आप अपनी क्षमता से कम की नौकरी पर काम कर रहे हैं, तो अंडर एम्प्लॉयड हो गए आप, ठीक है। टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ये किसके फीचर होते हैं, ये फीचर होते हैं आपके हमेशा एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के। लो डिपेंडेंसी रेशियो एंड वर्क फोर्स लार्जली इन द टर्सरी सेक्टर फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, ये किसके फीचर है, डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द इंडिया एज ए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इनमें से कौन सा फीचर एक्सप्लेन करता है कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
यानी आय का असमान वितरण। दूसरा हाई डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो पता है, हाई मतलब एक हाई डिपेंडेंसी रेशियो समझ गए आप, अभी जैसे एक्सप्लेन किया था। तीसरा है स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसकी वृद्धि की दर कम है। चौथा कौन सा है, चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, यानी बैंकिंग और जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन। इसके ऑप्शन कौन से है, इसका ऑप्शन सही है ई, नन ऑफ द अबव। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, high dependency ratio and slower rate of increase in national income correctly explain that India is an underdeveloped economy, while change in banking and financial sector is not among the characteristics of underdeveloped economy। यानी जो इसमें ई वाला ऑप्शन है ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज इन अनडेवलपिंग इकोनॉमी। ऑक्यूपेशन इन मेनली एग्रीकल्चर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड हाई रिस्क इनटेक ऑफ प्रोटीन। क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फीचर ये इंडिकेट करता है कि इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब अंडर डेवलप से निकलकर वो डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, इन द प्रोसेस है, डेवलप्ड इकोनॉमी इन मेकिंग है वो। फीचर क्या है, ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी जो आय का मुख्य स्रोत है वो आपका एग्रीकल्चर है एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए, तो ये किसका फीचर है, ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी का ही फीचर है। दूसरा क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, मान लीजिए किसी खेत में या किसी इंडस्ट्री में 4 लोग काम कर रहे हैं और वो एक दिन में 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए शैम्पू बना रहे हैं या कि 10 शैम्पू की बोतल 4 लोग मिलके बनाते हैं, उसमें हम एक और बंदा शामिल कर लेते हैं, यानी वर्कफोर्स टोटल 4 से बढ़ के हो जाता है 5। ठीक है, लेकिन जो 5वां बंदा ऐड किया वो प्रोडक्शन अभी भी 10 का 10 है, यानी प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ नहीं हुई। यानी अगर हम 5वें बंदे को उस पूरी प्रोसेस से निकाल भी लेते हैं तो भी टोटल प्रोडक्शन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ये कहलाती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। ये मेनली हमारे यहाँ पाई जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, एक एकड़ का कोई खेत है, एक परिवार में 5 लोग उसमें काम कर रहे हैं, उन सब की जो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी है वो इक्वल है। ओके, अब मान लीजिए कोई एक और बच्चा है परिवार का, वो भी आके उसी 1 एकड़ के खेत में काम करने लगा, क्या उस 1 एकड़ के खेत में उतने लोगों की आवश्यकता है, नहीं है। उसके मान लीजिए 10 लोग लगे हैं, लेकिन वो काम 4 लोगों से भी हो सकता है, तो 6 लोग वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं वो। ठीक है, ये भी किसका फीचर होता है, ये एक डेवलप इकोनॉमी का फीचर होता है। जैसे इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर उसके बाद है पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। पुअर क्वालिटी मतलब ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि जो मानव संसाधन है वो खराब क्वालिटी का है। खराब क्वालिटी ऐसा नहीं कि ह्यूमंस खराब है, मतलब जैसे कि उनमें हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ सर्विसेज उन्हें अच्छी नहीं है, ना प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, स्किल्स नहीं है। जैसे आप सिंपल समझ सकते हैं कि भारत में टोटल वर्कफोर्स जो हमारे यहाँ है उसका 4% ही फॉर्मली स्किल्ड है। आप दुनिया के बाकी देशों में जाएं, जापान में ये परसेंटेज 96% है, साउथ कोरिया में 90% है। तो यानी हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी भी पुअर है। ये भी फीचर किसका होता है, ये भी फीचर होता है तुम्हारा एक डेवलपिंग इकोनॉमी का। चौथा क्वेश्चन, हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन। हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, जब आपकी आय कम है तो आप ना मीट खा सकते हैं, ना अंडे अफोर्ड कर सकते हैं, ना दूध ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, ना पनीर खा सकते हैं। आजकल तो टोफू भी चल गया है, आप टोफू भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यानी जब आपकी इनकम हाई नहीं होगी तो आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा नहीं होगा। आपका हमारी जो डाइटरी इंटेक होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इनकम लेवल के
किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में, क्योंकि इनकम लेवल ज़्यादा होता नहीं है जनरल पॉपुलेशन का, क्योंकि पर कैपिटा इनकम लो होती है, तो प्रोटीन का जो इनटेक है वो हाई नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा, डी, 1, 2 एंड 3। एक्सप्लेनेशन देखिए, क्या एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है इन कि क्या फीचर इसमें बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपिंग इकोनॉमी होने के क्या क्या फीचर है। लो पर कैपिटा इनकम, सही है। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हमने डिस्कस किया। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर पॉपुलेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज। क्रोनिक का मतलब होता है भयंकर बेरोजगारी है, ओके। पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन बताया कि हमारे यहाँ जो वित्त का जनरेशन जो होता है वो बहुत कम होता है हमारे यहाँ से। देखिए कोई भी कंपनी अगर आप इंडिया की देखेंगे, वो फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट आती है उसकी टॉप 100 में नहीं आती है। क्यों? उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन ही हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। वो भी किस लेवल पर आती है, वो भी 150 उसके आसपास आती है। इंडियन ऑयल है वो और पीछे आती है। ऐसे ऐसे करके हमारे पास कंपनी जाती है। तो क्यों? उसका रीज़न ये कि हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन ही कम हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कौन सा फीचर है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल लेवल हमारे यहाँ आप देख ही सकते हैं कि अब दुनिया में 5G आ गया है, 5G से 6G की तरफ बढ़ रही है, और अभी हमारे एरियाज़ में ढंग से 4G भी नहीं पहुँच पाया है। 4G की कनेक्टिविटी भी आपको शहरों में मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप शहरों से बाहर जाना शुरू करते हैं, ट्रैवलिंग करते होंगे, आप खुद भी देखते होंगे कि 4G कनेक्टिविटी रूरल एरियाज़ में बड़ी पुअर है। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। पुअर कैपिटल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये हमने डिस्कस ही किया। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए हमारे यहाँ कैसा है, आप शहरों में देखिए प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिसरप्टेड है, रोड्स नहीं है। रूरल एरियाज़ में हेल्थ सर्विसेज जो हम कहते हैं वो भी कितनी पुअर हैं। बेसिक्स नेसेसिटीज जैसे टेलीफोन है, बिजली है, इंटरनेट है, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पुअर है। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी है, बिल्कुल है हमारे यहाँ। सिंपल, अगर आप जो देखें ऑक्सफोर्ड गिनी कॉफिशिएंट है वो हमारे यहाँ कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी कहती है कि हमारे यहाँ 1% लोग जो हैं वो नेशन की 52% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस लेवल का है ही नहीं। आप खासकर आप यूपी बिहार में जाएंगे तो आपको, बिहार वगैरह में तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना मिलेगी नहीं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा कहाँ पर है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। इन रीजन्स में आपको इंडस्ट्रियल, पंजाब है, हरियाणा है, इन रीजन्स में मिलेगा। लेकिन आपको वो भी बहुत गिने चुने पॉकेट्स में मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है वो टोटली डिसइंडस्ट्रियलाइज, या तो बहुत ही लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड है, या तो टोटली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका है। मार्केट इनपरफेक्शंस, हमारे यहाँ मार्केट परफेक्ट नहीं है। क्यों मार्केट परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता रहता है मार्केट में। सिंपल सा आप देखिए, प्याज के भाव जैसे ज़्यादा बढ़ते हैं, गवर्नमेंट इंपोर्ट पे रोक लगा देती है, सॉरी इंपोर्ट पे रोक लगाने की, सॉरी एक्सपोर्ट पे रोक लगा देती है, इंपोर्ट बढ़ा देती है। जैसे ही प्राइजेस घटने लगते हैं वो इंपोर्ट को बंद कर देती है, एक्सपोर्ट खोल देती है। तो गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करती है मार्केट में, तो मार्केट कभी भी परफेक्टली फंक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, लो लेवल ऑफ लिविंग ऑफ एन एवरेज इंडियन। सिंपल से हमारे यहाँ देखिए कैसे आप पॉवर्टी में आप पास देख सकते हैं कि कैसे लोग रह रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, फुटपाथ पे कितने लोग सोते हैं। ये सारे फीचर किसके हैं? ये सारे फीचर हैं इंडिया के एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। उसके बाद फीचर कौन सा है, द इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, अ डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जैसे हमने डिस्कस किया। इसके बाद है द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी भारत में कृषि की बहुतायतता है भारतीय इकोनॉमी में, ये सही ऑप्शन है, ओके। दूसरा क्या है, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री डोमिनेंट है, ये ऑप्शन गलत है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ कम है। लो पर कैपिटा इनकम, कम प्रति व्यक्ति आय, ये भी है, और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, इंडस्ट्रियल डोमिनेंस जो हमारे यहाँ बड़ा कम है, बाकी तीनों चीज़ें हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं।
इसके बाद ये क्वेश्चन गायब है, ऐसे इसमें पूछा गया है कि इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, तो यहाँ पर वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो जाएगा। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, यानी किसी राष्ट्र की जो ग्रोथ होती है उसमें एक नॉन इकोनॉमिक गैर वित्तीय नहीं गैर आर्थिक जो एलिमेंट है वो कौन सा हो सकता है? सोशल बिहेवियर, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वाटर, ये नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा। एनर्जी रिसोर्सेज तो आप समझ ही रहे हैं, हम पेट्रोल, डीजल, मिनरल ऑयल, कोल, यूरेनियम जो भी यूज़ करते हो सारे नेचुरल एनर्जी। कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं हमारे जैसे कि फाइनेंस है, मनी हम बैंक से बोरो करते हैं, हम प्रिंट नोट छापते हैं, ये हमारे कैपिटल रिसोर्सेज है। तो एक कौन सा एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर? सोशल बिहेवियर एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर्स दिए गए, फैक्टर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो आर्थिक विकास है उसके कौन कौन से फैक्टर है? 2 फैक्टर है इसमें, इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी वित्त सृजन कैसे हो रहा है, कैपिटल कैसे जनरेट की जा रही है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है, उसके बाद कैपिटल आउटपुट रेशियो है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? कैपिटल आउटपुट रेशियो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने में मान लीजिए 10 रुपये लगता है, एक शैम्पू की बॉटल या एक टूथपेस्ट बनाने में 10 रुपये की कॉस्ट आती है, तो 1:10, 1/10 क्या हो जाएगी? कैपिटल आउटपुट रेशियो। जिस इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना ज़्यादा होता है, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी ज़्यादा कैपिटल लगती है वो उतनी ही लेस इफ़िशिएंट मानी जाती है प्रोडक्शन में। या हम इसीलिए कोशिश की जाती है कि किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी इंडस्ट्री में जो कम कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो, यानी आप कम लागत लगा के अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सकें, ये आपका क्या होता है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक पूरी जो फंक्शनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? सोशल कंपोनेंट होता है, रिलीजियस कंपोनेंट है, पॉलिटिकल कंपोनेंट है, इंटरनेशनल कंपोनेंट है, साइंटिफिक कंपोनेंट है। सोशल कंपोनेंट का मतलब कि सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रही है। अगर सोसाइटी में हार्मनी है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। सोसाइटी में हार्मनी नहीं है, ग्रोथ नहीं होगा। आप सीरिया में इंडस्ट्री तो कोई जाके करेगी नहीं, ना इराक में जाके लगाएगी इंडस्ट्री, ना अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? इन्वेस्टमेंट जाके होगा स्वीडन में होगा, वो नॉर्वे में करेगी, वो इंडिया में भी करेगी तो ऐसे क्षेत्र में करेगी। बिहार में इन्वेस्टमेंट ना होने का एक बड़ा रीज़न ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाता है, सोशल अनरेस्ट होता है, वो भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ फैक्टर बनता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आता है किसी पर्टिकुलर रीज़न में, ठीक है। रिलीजियस कंपोनेंट होता है, क्या रिलीजियस टेंशन एक सोसाइटीज़ के बीच में, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। पॉलिटिकल कंपोनेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस कंट्री में होगी उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा होगा, वहाँ पर इंडस्ट्री और इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेंगी। इंटरनेशनल कंपोनेंट की आपका ट्रेड लिंकेजेस कैसा है, आपकी वर्ल्ड के साथ कैसी बन रही है। आप सिंपल समझ सकते हैं, आज के देश में दुनिया जहान की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्यों? क्योंकि हमारा लिंकेज भी बढ़ रहा है दुनिया जहान की दूसरे देशों कंपनियों से। कोई नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्टमेंट करने क्यों नहीं जा रहा है? पॉपुलेशन तो वहाँ पर भी है, वहाँ पर इसलिए नहीं जा रहा है कि भाई उस पर सेंसन लगा है, यूएन के सेंसन लगे हैं, यूएस के सेंसन लगे, सेम चीज़ ईरान के साथ भी हो रही है। तो आपके इंटरनेशनल इंगेजमेंट जितने ज़्यादा होंगे आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा आएगा, ट्रेड उतना ग्रो करेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। साइंटिफिक कंपोनेंट इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो आप ऑब्वियसली वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्री के काम आएगा। जैसे हम
सिंपल समझिए कि हमारे यहाँ जो है कोई भी चीज़ खोजी गई